the Population Regulation Bill 2019, Sri Rakesh Sinha to move a motion for the consideration of the Population Regulation Bill 2019. सभापति महोदय, खड़े होकर कहना चाहिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज ये अवसर आया है, जिस अवसर की प्रतीक्षा पूरा देश और स्वयं भारत का संसद करता रहा है। इसी संसद में लगभग 40 बिल पेश किए गए हैं, प्राइवेट मेंबर बिल्स, जिसका संबंध जनसंख्या नियंत्रण से है। मुझे खुशी है कि कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसके सदस्यों ने पॉपुलेशन नियंत्रण के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्राइवेट मेंबर बिल नहीं दिया। यह दिखाता है कि देश के आम लोगों में और चुने हुए प्रतिनिधियों में इस विषय की संवेदनशीलता है। सभापति महोदय, हम सब आंकड़े जानते हैं कि देश की जनसंख्या क्या है। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, हम सुपरिचित हैं। 1901 से लेकर 2011 तक की में जनसंख्या की कितनी वृद्धि हुई है। 110 करोड़ जनसंख्या बढ़ चुकी है। जब जो जनसंख्या 1901 में थी तब तो हम अनडिवाइडेड इंडिया थे, तब हमारे पास जमीन भी अधिक था, पानी भी अधिक था। आज हमारे पास 17% से अधिक जनसंख्या है दुनिया का, 2.4% लैंड है, 4% पानी है। इससे आम लोग स्कूल हो, कॉलेज हो, सड़क हो, मॉल हो, जहां भी जाते हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या की परिणामों को स्वयं अनुभव करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मैं जनसंख्या अपने बिल पर आने से पहले एक बात बताना चाहता हूं। दुर्भाग्य की बात है कि इस पूरे विमर्श को जानबूझकर, सोच समझकर भटकाने की कोशिश होती रही है, जिससे उद्देश्य पूरा ना हो। मैं 3 एकेडमिशियन का नाम लूंगा, रोजर जेफरी और पैट्रिशिया जेफरी ने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में एक आर्टिकल लिखकर जनसंख्या नियंत्रण के जो कानून हैं, उसी तरह से मोहन राव, पीके दत्ता, ये सब बड़े एकेडमिशियंस हैं। जनसंख्या नियंत्रण को रोकने की पूरी बहस को एक शब्द दिया गया, सैफरन डेमोग्राफी। मैं नहीं समझ पाता हूं कि वो सैफरन डेमोग्राफी क्या है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सदन संकीर्णताओं से उसी तरह से ऊपर उठे जिसका आगाज प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से भाषण देते हुए 2020 में कहा था, जनसंख्या और संसाधनों के अनुपात को देखते हुए हमें विचार करना चाहिए। अर्थात देश का जो संसाधन है, जिस संसाधन से अपने लोगों का हम पेट भर सकते हैं, जिन संसाधनों के आधार पर हम लोगों की डिग्निफाइड लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, उस आधार पर जनसंख्या के बारे में हमें सोचना चाहिए। संभवतः एक लंबे अरसे के बाद जनसंख्या के विमर्श को प्रधानमंत्री जी ने उस संकीर्णताओं से बाहर लाकर एक सेकुलर डोमेन में रखा है, जिसमें संसाधन है, जन्म दर है, हमारा जीवन पद्धति है। मैं उसी पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सभापति महोदय, 1996 में जनसंख्या और संसाधनों के अनुपात को नापने के लिए एक नया फॉर्मूला आया, जिसे पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। वह है ग्लोबल हेक्टेयर। ग्लोबल हेक्टेयर का तात्पर्य है कि जो लैंड और वाटर, यानी जो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव संसाधन है, वह प्रति व्यक्ति कितना है, इसको ग्लोबल हेक्टेयर कहा गया। दूसरा शब्द है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, जिसका तात्पर्य होता है कि संसाधनों पर जिसका हम उपयोग करते हैं, जो हमारे जीवन पद्धति में, लाइफ स्टाइल में जिसकी हमें आवश्यकता होती है, वह कितना है। तो आज भारत को जो उपभोग होता है, वह प्रत्येक व्यक्ति 1.2 ग्लोबल हेक्टेयर है। एक तीसरा शब्द है बायो कैपेसिटी। जो संसाधन हमारे पास है, वो कितना संसाधन उपभोग करने के बाद पुनः
पैदा ले लेता है, यानी रीजनरेट होता है। रिसोर्सेज गेट रीजनरेटेड ऑटोमेटिकली। वो हमारे पास 0.43 है, यानी कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो हम उपभोग करते हैं, उपभोग जिन चीजों का करता है उनका जो पुनरुत्पादन हो जाता है, उसके बीच का गैप 187% है। यानी हम इकोलॉजिकल डेटर है। और यदि यह पद्धति 30 वर्षों तक चली रही तो हमारे संसाधन इतने कम हो जाएंगे, चाहे विकास की प्रक्रिया जितनी भी तेज हो, कि हम अपने लोगों को वह चीजें नहीं दे पाएंगे जो डिग्निफाइड लाइफ के लिए। एक और दूसरी बात है, जब दुनिया की जनसंख्या 5 बिलियन क्रॉस हुई तो लगभग 1700 साइंटिस्ट इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा था कि दुनिया के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। लेकिन भारत में जनसंख्या विमर्श पर एक दूसरी बात कही जाती है। पहले तो संकीर्णता की बात, जो मैंने कहा, सैफरन डेमोग्राफी के नाम पर सांप्रदायिक क्षेत्र में ले जाकर इस जनसंख्या विमर्श को हास्य पर ले जाया जाता रहा। जब प्रधानमंत्री जी ने उसे बाहर निकाला, अब मैं एक दूसरी बात पर आना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि बहस में कुछ लोग हैं जिनको बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत कम नजर आती है, जिनको बढ़ती हुई जनसंख्या से डेमोग्राफिक डिविडेंड नजर आता है कि हमारी 65% जनसंख्या 35 साल से नीचे है, डेमोग्राफिक डिविडेंड ले। क्या डिविडेंड ले? कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में हमारे लोग, सऊदी कंट्रीज में हमारे लोग जाके मजदूरी करें? क्या वो आपको राष्ट्रपति बनाएंगे? वहां पर बनाएंगे? क्या वो आपको बड़े बड़े पदों पर बैठाएंगे? मुट्ठी भर लोग बड़े बड़े पदों पर बैठेंगे, बाकी लोगों से कहते हैं कि वो बाकी जगह पर मजदूर नहीं है, डिविडेंड लाओ देश के लिए। कोई भी सभ्य देश बाहर की उस मजदूरी की आमदनी पर अपने नागरिकों को नहीं छोड़ता है। हम रोजगार के लिए कहीं जाते हैं तब जब देश में इसकी कमी होती है, और जनसंख्या के डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम पर उसको भटकाया जा रहा है। इसका एक दूसरा मैं बताना चाहता हूं, दुनिया की बहुत सी मल्टीनेशनल कंट्री हैं, इस जो पूंजीवादी व्यवस्था के घोर समर्थक हैं, उनको सस्ता मजदूर चाहिए। उन्हें पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत में, जिसे तृतीय विश्व के देश वो कहते रहे, डेवलपिंग कंट्रीज कहते रहे, उन्हें सस्ते मजदूर के लिए, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए, कि पूरे विमर्श को, पूरे डिस्कोर्स को वे भटकाने की कोशिश करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम पर। एक तीसरा, जो जनसंख्या नियंत्रण को रोकने पर एक बार बार बात आती है, वो बहुत ही रैशनल बात है कि हम जनसंख्या में रिप्लेसमेंट लेवल, अर्थात हमारे दो की स्थिति में पहुंच रहे हैं। जो परंपरागत हमारा अध्ययन का तरीका है, यदि उसे देखें तो सचमुच में हमारे रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 है, वहां हम पहुंच रहे हैं। जो नारा एक समय 1970 के दशक में उस समय की कांग्रेस सरकार ने दी थी, हमारे दो परिवार नियोजन, परिवार कल्याण का कार्यक्रम शुरू किया था, लेकिन अपनी ईमानदारी नहीं होने के कारण, प्रतिबद्धता नहीं होने के कारण, या तो आपातकाल में लोगों के साथ ज्यादती की गई, और मुझे कहना पड़ रहा है कि 75 के दौरान 1975-76 में यदि लोगों के साथ वह आक्रामक ज्यादती नहीं होती कि बच्चों को पकड़कर उनके फैमिली प्लानिंग में बच्चों को लाया जाता था, शादीशुदा लोगों को लाया जाता था, जो एक तरह से भारत की जनसंख्या पर आक्रमण हुआ, भारत की सभ्यता पर, भारत के सभ्य लोगों पर आक्रमण हुआ। यदि वह नहीं होता तो संभवतः जनसंख्या पर कानून बनाने में, विमर्श में लोगों को डर नहीं लगता। उस 75-76 का जो भय है, जो घोस्ट है, वह आज भी हमें पीछा कर रहा है। तो मैं आना चाहता हूं कि रिप्लेसमेंट लेवल की बात कही जाती है। सभापति महोदय, जनसंख्या पर विमर्श, जनसंख्या पर शोध एक नए नए रूपों में हो रहा है। परंपरागत शोध में TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट की बात कही जाती थी। TFR का डेफिनेशन है, एक महिला, एक मेरी मां और बहन अपने फर्टिलिटी की आयु में, पूरी आयु में, जो 14 साल से लेकर 49 साल तक, साउथ इंडिया के बहुत से ऐसे राज्य हैं जो भारत की एवरेज पॉपुलेशन से भी कम है या उसके बराबर है। यह सत्य है। मैं TFR के पूरे अवधारणा को यहां खारिज करता हूं। आज सदन को मैं अपनी पूरी गंभीरता से, पूरी जिम्मेदारी से बात बताना चाहता हूं
कि टीएफआर का पूरी अवधारणा क्यों गलत है। और मैं जिन आंकड़ों का उपयोग कर रहा हूं वो भारत के सेंसस कमीशन ने पिछले 20 साल से वो आंकड़े दे रहा है, लेकिन डिस्कोर्स में राजनीति आने के कारण, संकीर्णता आने के कारण सेंसस कमीशन के उस आंकड़ों को लोग गौर नहीं कर रहे। और जो विमर्श पर ऐसे ताकतें हावी हैं, जो सैफरन डेमोग्राफी के नाम पर हावी हो जाते हैं, वे उन आंकड़ों को सामने नहीं आने देते। सभापति महोदय, यह पश्चिम के द्वारा टीएफआर बनाया गया है, तो ठीक भी है। हर देश, हर सभ्यता अपने अनुभवों से, अपनी परंपराओं से अपने मानक तय करता है। तो मानक क्यों नहीं तय होगा? एक महिला 14 साल की आयु में या एक महिला 49 साल की आयु में कितने बच्चे को जन्म देती है, तो मानक वैज्ञानिक ही है। तो उस मानक से मैं अलग हटकर कहना चाहता हूं कि एक है टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट, TMFR। टीएफआर उनके लिए उपयुक्त क्यों है, इसका मैं कारण बताना चाहता हूं। हम सब जानते हैं देशों का एक ग्रुप है, OECD के 11 देश ऐसे हैं जिसमें चिली है, जिसमें डेनमार्क है, जिसमें आइसलैंड है, जिसमें इटोविया है, जिसमें नीदरलैंड है, जिसमें नॉर्वे है, जिसमें फ्रांस है, स्लोवेनिया है। उन देशों में विवाह से पूर्व हमारी जो वहां की मां और बहनें हैं, जो बच्चों का जन्म दर है वो 50% से अधिक है। पोलैंड में 60% है। अमेरिका में उन बच्चों, जो अनमैरिड मदर्स के द्वारा पैदा हुए बच्चों की संख्या 40% है। इंग्लैंड का मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं कि मैं इंग्लैंड को एक ऐसा देश समझता था जो कि तुलनात्मक रूप से कंजर्वेटिव कंट्री माना जाता है। वहां 2019 में 3 लाख से अधिक बच्चे मैरिड मदर से पैदा लिए और 2 लाख से अधिक बच्चे अनमैरिड मदर से पैदा लिए। इन कारणों से टीएफआर उचित है। चाहे यूरोपियन नेशंस के देश हों, यूरोपियन नेशंस के देश में वे बच्चे जो अनमैरिड मदर से पैदा लेते हैं उनकी संख्या 50% से एवरेज ऊपर है। तो अमेरिका 40%, इंग्लैंड 47%, OECD कंट्री 50% प्लस, चिली में तो 69% है। तो कुछ कंट्री तो ऐसे है जहां 71% है। तो इसलिए टीएफआर का कंसेप्ट उनकी अपनी परंपरा के अनुसार, मैं उसको कंडेम नहीं करता हूं। हर देश की अपनी परंपरा होती है, जीने की शैली होती है, जीने की पद्धति होती है। भारत में मैं उन आंकड़ों को ढूंढ रहा था कि हमारी मां और बहनें विवाह से पूर्व कितने बच्चे पैदा करती हैं। मैं ढूंढता रहा, परिश्रम करता रहा, पुस्तकालय से लेकर गूगल सर्च तक जाता रहा, मुझे कोई आंकड़ा नहीं मिला। कुछ आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन वे आंकड़े अभी रजिस्टर्ड नहीं है। वो आंकड़े होंगे भी तो 0.001% के आसपास होंगे। इसलिए भारत में जो सेंसस कमीशन ने एक फॉर्मूला निकाला है, टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट, अर्थात विवाह के बाद एक महिला अपने आयु में फर्टिलिटी रेट के दौरान कितने बच्चों को जन्म देती है। तो मैं वो कुछ आंकड़े आपके सामने देना चाहता हूं। उसके आधार पर भारत की फर्टिलिटी रेट, वास्तव में यदि मैं एक साधारण शब्दों में कहना चाहता हूं, एक बच्चा 7वीं क्लास तक 0 अंक लाता है, 7 से 10वीं क्लास तक 90% अंक लाता है। एवरेज क्या निकलेगा? टीएफआर वही है। आप उस डिल्यूजन में मत रहिए। मैं भारत में बताना चाहता हूं, बिहार में टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट 6.3 है, झारखंड में 6.1 है, मध्य प्रदेश में 5 है, छत्तीसगढ़ में 5.5 है, राजस्थान में 4.7 है, उत्तर प्रदेश में 6.8 है।